Hello everyone. Let me quickly check that ये live on हुई है या नहीं. Just allow me a second. Let me see that कि मेरा live गया है live के नहीं गया है. Just give me a second. Here. And yes, live is visible, audible, and everything working fine. Yeah. So let's start with our session quickly. So in the Gauri way, let's do it again. वेलकम टू टेक्नोलॉजी डिकोडेड विद गौरी. और आज हम डिकोड करने वाले हैं स्ट्राइप पेमेंट गेटवे कैसे वर्क करता है एंड टू एंड. एंड सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि जब आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो बैकएंड में एग्जैक्टली क्या होता है, पेमेंट कैसे प्रोसेस होता है, बैंक्स कैसे इंटरैक्ट करते हैं और ट्रांजैक्शन कैसे कंप्लीट होती है. तो जैसे आपने किसी वेबसाइट पे पेमेंट किया, कार्ड डिटेल्स डाली और सेकेंड्स में पेमेंट सक्सेसफुल हो गए, लेकिन इसके पीछे का एक पूरा सिस्टम कैसे काम करता है वही आज देखेंगे. तो विद दिस लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एज वेल. Hey, I am Gauri Yadav, founder of Airline Studio, Google Cloud Coach and Docker Captain. I have delivered more than 600 plus sessions across corporates like Microsoft, Google, Meta, and have mentored more than 1,000 students. I'm here to remove that back thought you get when you hear about tech. When you hear कि तो तुम टेक में काम करते हो, तुम्हें पता है कि ये चीज एक्चुअली चलती कैसे है, एंड देन यू आर लाइक मुझे क्या पता, मैंने थोड़ी बनाया है. तो एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि कैसी चीजें चल रही है. उसी कॉम्प्लेक्सिटी को दूर करने के लिए वी आर हियर विद टेक्नोलॉजी डिकोडेड विद गौरी, एंड द सीरीज दैट वी आर डूइंग करंटली इज powered by Airline Studio. Now let me quickly share my screen and please do let me know in the comments that yes, my screen is visible, I'm visible, audible, everything. Okay, just allow me to show my screen. Sure. So I hope if I come back I would be audible, visible, everything. Yes, so this diagram right here that you see is Stripe Payment Gateway System कैसे वर्क करता है उसका कंप्लीट डायग्राम है. ठीक है, अब ये डायग्राम मैंने बनाया है एयरलाइन स्टूडियो का यूज करके जस्ट 15 to 20 सेकेंड्स, एंड मैंने फिर इसको एनिमेट भी कर दिया. दिस इज आवर सिंगल डॉट एनिमेशन विद डैश्ड एरोस. ओके, सो ये तो हो गया, ये बन गया, बट अब हमें समझना है इसको, राइट? तो समझेंगे कैसे? बिना स्क्रिबल करे तो कुछ हम समझ ही नहीं पाएंगे. तो अब समझने के लिए आगे बढ़ते हैं, एंड लेट मी टेक यू टू द व्हाइट बोर्ड या एंड माय पेन स्पेसिफिकली. यस, तो देखो इतने दिन से हम लाइव कर रहे हैं यार, हर चीज का करता धरता, हर चीज इंसान को ही चाहिए होती है. ठीक है, तो इंसान को जब चीजें चाहिए होती है तो सबसे पहले कौन इंटरेक्ट करेगा? यूजर इंटरेक्ट करेगा, आपके हमारे जैसे लोग. सो द फर्स्ट लेयर विल टॉक अबाउट इज द यूजर लेयर. ठीक है, अब सब कुछ यहीं से स्टार्ट होता है यूजर एंड क्लाइंट लेयर से. ये वो लेयर है जहां आपका एक्चुअल इंटरेक्शन इनिशिएट होता है. मतलब जो भी पेमेंट आप करते हो यहाँ से स्टार्ट होती है, एप्लीकेशन से स्टार्ट होती है. तो यूजर मतलब क्या होता है? देखो सबसे पहले ये समझते हैं. यूजर मतलब देखो, यूजर मतलब एक्चुअल पर्सन जो पेमेंट कर रहा है. ये आप आप हो जो कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो, सब्सक्रिप्शन ले रहे हो या किसी सर्विस के लिए पे कर रहे हो. तो यूजर का रोल क्या होता है? प्रोडक्ट या सर्विस सेलेक्ट करना, पेमेंट मेथड चूज करना, जैसे कार्ड, यूपीआई एक्सेट्रा. तो पेमेंट कंफर्म करना इज ऑल्सो आवर थिंग. तो जैसे ही यूजर पे नाउ पे क्लिक करता है ना, पूरा सिस्टम ट्रिगर होता है.
फॉर एग्जाम्पल आपको एक ऑनलाइन कोर्स खरीद रहे हो और आप 999 का पेमेंट कर रहे हो, लाइक पे नाउ पे क्लिक करके, तो ये वही मोमेंट है जहां से आपका ट्रांजेक्शन स्टार्ट होता है. नाउ द नेक्स्ट थिंग वी हैव इज क्लाइंट. क्लाइंट मतलब कौन? क्लाइंट वो प्लेटफॉर्म होता है जहां पेमेंट हो रही है, मतलब वेबसाइट या मोबाइल ऐप पे. ये फ्रंट एंड इंटरफेस जैसा होता है जो यूजर और बैक एंड पेमेंट के सिस्टम के बीच का ब्रिज का काम करता है. क्लाइंट क्या हैंडल करता है? पेमेंट पेज डिस्प्ले करना, यूजर से पेमेंट डिटेल्स लेना, पेमेंट रिक्वेस्ट बैकएंड को भेजना. अब फॉर एग्जांपल आप अमेजोन पे शॉपिंग कर रहे हो तो चेकआउट पेज ओपन होता है जहां आप एड्रेस और पेमेंट मेथड सेलेक्ट करते हो, या आप किसी SaaS वेबसाइट पे सब्सक्रिप्शन ले रहे हो वहां पेमेंट फॉर्म फिल करते हो, कार्ड डिटेल्स, यूपीआई एक्सेट्रा. तो ये सब क्लाइंट लेयर हैंडल कर रही है. सो दैट्स व्हाई वी हैव यूजर एंड क्लाइंट लेयर. चलो अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट लेयर की तरफ देखते हैं. एक सेकेंड, लेट मी ब्रिंग इट डाउन अ बिट एंड देन देखो, नेक्स्ट लेयर वी आर डीलिंग विद इज एपीआई एंड एज. देखो, हम एपीआई भी, जब भी हम कोई चीज डिस्कस कर रहे हैं, हम हर बार एपीआई का भी डिस्कशन कर रहे हैं, राइट? तो अब जैसे ही यूजर पे नाउ पे क्लिक करता है तो रिक्वेस्ट ट्रैवल करती है एपीआई एंड एज लेयर में. यहाँ सिस्टम का क्या फोकस होता है? रिक्वेस्ट को फास्ट रिसीव करना, वैलिडेट करना और करेक्ट बैकएंड सर्विस तक भेजना. ये लेयर इंश्योर करती है कि मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट के बीच में ही तो भी आपका जो सिस्टम है वो एकदम स्मूथली चले, कोई डाउन टाइम ना हो, और एक भी जो यूजर है आपके एप्लीकेशन का वो डाउन टाइम फेस ना करे. ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहली चीज आती है हमारे पास एज सर्विस. देखो, एज सर्विस क्या होता है? सबसे पहले रिक्वेस्ट जो आती है ना वो एज सर्विस पे आती है. ये जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर्स होते हैं. कल मैंने पढ़ाया था ना CDN, जब मैंने बताया था कि आपके नियर बाय सर्वर्स पर चीजें जाती हैं, तो जस्ट पेजेस लोड करने के लिए नहीं जाती है, ये आपका पेमेंट गेटवे लोड करने के लिए भी जाती है. दैट्स हाउ यू कनेक्ट द डॉट्स. ठीक है, तो जो यूजर के क्लोजेस्ट लोकेशन पे डिप्लॉयड होते हैं उन पर इसका मेन गोल क्या होता है? लेटेंसी रिड्यूस करना, रिक्वेस्ट को क्विकली रिमूव करना, इनिशियल प्रोसेस करना, जैसे बेसिक चेक्स हो गए, राउटिंग रेडीनेस हो गई, ये सारी चीजें. अब आप इंडिया में हो और पेमेंट इनिशिएट करते हो, रिक्वेस्ट यूएस के सेंट्रल सर्वर पर नहीं जाती है, पहले वो इंडिया के नियरेस्ट एज सर्वर पर जाती है. इससे क्या होता है? रिक्वेस्ट फास्टर प्रोसेस होती है और डिले कम होता है. ठीक है, अब द नेक्स्ट थिंग वी हैव इज एपीआई गेटवे. देखो, ये बैकएंड का सेंट्रल एंट्री पॉइंट है. इसका क्या काम होता है? रिक्वेस्ट रिसीव करना, वैलिडेट करना, वैलिड रिक्वेस्ट है या नहीं, ऑथेंटिकेशन चेक करना कि यूजर ऑथोराइज्ड है या नहीं, और रिक्वेस्ट को करेक्ट सर्विस तक राउट करना. मतलब ये एक यू कैन से स्मार्ट कंट्रोलिंग सिस्टम जैसा है. फॉर एग्जाम्पल, आपने 999 का पेमेंट कर रहे हो तो एपीआई गेटवे डिसाइड करेगा कि पेमेंट सर्विस को रिक्वेस्ट भेजनी है. फिर वो देखेगा कि फ्रॉड चेक कर रहा है कि कोई फ्रॉड बंदा तो सर्विस ट्रिगर नहीं कर रहा. तो सब रिक्वेस्ट प्रॉपर डायरेक्शन में फॉरवर्ड होती हैं, इसलिए वी हैव एपीआई गेटवे. अगर आप एपीआई गेटवे बीच में से निकाल दो तो देयर इज अ वेरी वाइड पॉसिबिलिटी क्या, बहुत सारे हैकर्स आ जाएंगे आपके नेटवर्क में आपका डेटा और आपके पैसे एंटरटेन करने के लिए. ठीक है, अब नेक्स्ट चीज जहां हम आगे बढ़ेंगे, जस्ट अलाउ मी अ सेकंड ताकि मैं थोड़ा सा जूम करूं ताकि आपको दिखे. ठीक है, तो द नेक्स्ट थिंग वी आर डीलिंग विद इज ऑथेंटिकेशन एंड सिक्योरिटी. देखो, अब नेक्स्ट ये लेयर है. पेमेंट सिस्टम का पूरा जो सिस्टम चल रहा है उसका सबसे क्रिटिकल पार्ट होता है सिक्योरिटी लेयर. पैसे है भाई, हम सबके खून पैसे से कमाए हुए पैसे. ठीक है, तो उस पे सिक्योरिटी तो होनी चाहिए ना, तो उसके लिए ये लेयर है. क्योंकि जहां कुछ डील हो रही है जैसे रियल मनी और सेंसिटिव डेटा के साथ, इसलिए सिस्टम का सबसे बड़ा फोकस होता है सिक्योरिटी, यूजर को वेरीफाई करना और डेटा को कंप्लीटली सिक्योर करना. ठीक है, अब सबसे पहले आता है ऑथ सर्विस. देखो, ऑथ सर्विस क्या करता है? ये चेक करता है कि क्या यूजर ऑथोराइज्ड है पेमेंट करने के लिए. सिस्टम वेरीफाई करता है कि यूजर का लॉगिन है या नहीं, सेशन वैलिड है या एक्सपायर्ड है, क्या ये जेन्युइन यूजर है.
ये प्रोसेस यूजुअली OTPs, पासवर्ड या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से होता है. फॉर एग्जाम्पल, पेमेंट करते वक्त UPI सेलेक्ट करते हो तो आपसे वो पिन मांगता है, आपका 4 डिजिट 5 डिजिट जो भी पिन होता है. ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये ऑथ सर्विस का पार्ट है जो इंश्योर करता है कि सिर्फ आप ही ऑथोराइज तरीके से ट्रांजेक्शन कर रहे हो या नहीं. सो इट्स अ वैलिडेशन फॉर दैट थिंग. नाउ द नेक्स्ट थिंग वी हैव इज सिक्योरिटी सर्विस. देखो, सिक्योरिटी सर्विस मतलब क्या, इसका काम है सेंसिटिव डेटा को प्रोटेक्ट करना, जैसे कि आपका कार्ड का नंबर, आपका CVV, आपका UPI क्रेडेंशियल्स. ये डेटा प्लेन टेक्स्ट में स्टोर या ट्रांसफर नहीं होता, बल्कि एकदम सिक्योर फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है और फिर स्टोर किया जाता है. अब इसके अंदर कुछ चीजें इंक्लूडेड होती हैं जो यहाँ लिखी हुई नहीं है, बट मैं बता देती हूँ. दैट इज एनक्रिप्शन एंड टोकनाइजेशन. ठीक है, अब बात को समझो. एनक्रिप्शन क्या, डेटा को अनरीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना. तो जब आप कार्ड डिटेल्स एंटर करते हो तो वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में सर्वर तक जाती है. किसी को भी आपका एक्चुअल कार्ड का नंबर कभी नहीं पता होता. ठीक है, इसलिए अगर वो कोई 32वां बंदा है जो बीच में बैठा है, कोई माल फंक्शन करने वाला बंदा या फिर कोई अटैकर बीच में बैठा है, तो वो डेटा समझ नहीं पाए, उसलिए उसको एनक्रिप्ट करा जाता है. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग वी हैव इज टोकनाइजेशन. टोकनाइजेशन मतलब क्या, ओरिजिनल सेंसिटिव डेटा को रिप्लेस कर देना एक रैंडम टोकन से. मतलब सिस्टम एक्चुअल कार्ड नंबर स्टोर ही नहीं करता. आपने कुछ कार्ड नंबर डाला है 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, तो सिस्टम क्या करेगा, इसको रिप्लेस कर देगा किसी एक टोकन से. मतलब टोकन अंडरस्कोर कुछ XYZ कुछ भी. तो अब क्या होगा, सिस्टम के पास एक्चुअल कार्ड डेटा नहीं होगा, सिर्फ टोकन स्टोर्ड रहेगा, जो कि सेफ है, राइट. सो दोज ऑल आर ट्रिक्स टू डू दीज थिंग्स. नाउ नेक्स्ट चीज क्या है हमारे पास जो हम डिस्कस करेंगे, पेमेंट प्रोसेसिंग कोर. इसको मैं एक बार जूम इन करती हूँ ताकि हम यहाँ पे ज्यादा अच्छे से देख पाए. ठीक है, अब एक सेकेंड. वी आर डिस्कसिंग दिस पेमेंट प्रोसेसिंग कोर. अब ये लेयर क्या होती है, सबसे पहले ये समझो. ये पेमेंट सिस्टम का आप समझो कि दिल है, मतलब इट इज हार्ट ऑफ द पेमेंट सिस्टम. ये वो लेयर है जहां आपका एक्चुअल पेमेंट प्रोसेस होता है. मतलब पैसे मूव होने की जर्नी यहीं से स्टार्ट होती है. इस स्टेज पे सिस्टम का क्या फोकस होता है कि पेमेंट को सिक्योर करो, वैलिडेट करो और सक्सेसफुल कर दो. अब इसके अंदर सबसे पहली चीज वी हैव इज पेमेंट सर्विस. देखो, पेमेंट सर्विस क्या होती है, ये वो सर्विस होती है जो पेमेंट को इनिशिएट करती है. मतलब इसका क्या काम होता है, पेमेंट रिक्वेस्ट को रिसीव करना, पेमेंट मेथड आइडेंटिफाई करना कि कार्ड है, UPI है, नेट बैंकिंग है, क्या है. फिर ट्रांजैक्शन फ्लो को सेट करना. मतलब अगर यूजर ने पे नाउ पे क्लिक किया तो पेमेंट सर्विस ही पूरा प्रोसेस ट्रिगर करती है. मतलब अगर आपको कुछ पेमेंट करनी है, कुछ सम XYZ मनी के लाइक 999, ओके, तो पेमेंट सर्विस रिक्वेस्ट रिसीव करती है और डिसाइड करती है कि आप कार्ड से पे कर रहे हो या UPI से, फिर आगे ट्रांजैक्शन प्रोसेस करते हो. तो ये पूरा पार्ट होता है पेमेंट सर्विस का. अब आगे जो सर्विस है दैट इज योर फ्रॉड डिटेक्शन. फ्रॉड डिटेक्शन मतलब क्या, ये एक क्रिटिकल चेक पॉइंट है, इस पर ध्यान देना. सिस्टम हर ट्रांजैक्शन को ब्लाइंडली प्रोसेस नहीं करता, पहले चेक करता है कि वो सेफ है या नहीं. ठीक है, ये मल्टीपल सिग्नल्स एनालाइज करता है. मतलब लोकेशन देखता है, कहाँ से पेमेंट हो रही है, डिवाइस देखता है कि सेम डिवाइस है या कोई न्यू डिवाइस है, फिर ट्रांजैक्शन अमाउंट देखता है कि ये नॉर्मल है या फिर अनयूजुअल है. आप सोचो कि आपके अकाउंट में 1 लाख 2 लाख रुपीज के आसपास पैसे हैं. ठीक है, एंड किसी दिन आपका फोन चोरी हो गया एंड योर डेली ट्रांजैक्शन वाज मैक्सिमम 200 एंड आज अचानक से मैलिशियसली आपके वो सारे के सारे 2 लाख रुपए निकालना चाहता है. ठीक है, तो ये थोड़ा अजीब सा नहीं हो गया, लाइक इजंट इट वेरी अनयूजुअल. तो यूजर के बिहेवियर पैटर्न्स भी देखते हैं. अब आप नॉर्मली इंडिया से 500 से 2000 के ट्रांजैक्शन करते हो, बट अचानक से कुछ 50,000 का पेमेंट किसी फॉरेन कंट्री से अटेम्प्ट होता है, तो सिस्टम तुरंत अलर्ट जाता है कि ट्रांजैक्शन ब्लॉक हो जाए या फिर एडिशनल वेरिफिकेशन मांग लिया जाए या फिर OTP, बैंक कंफर्मेशन, कुछ इनके जो इंटरनल प्रोसेसेस होते हैं उनके थ्रू. ठीक है, इससे फ्रॉड प्रिवेंट होता है. देन यू हैव ट्रांजैक्शन सर्विस. ट्रांजैक्शन सर्विस क्या होता है, ये फाइनल स्टेप होता है जो एक्चुअल ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करता है. इसका क्या काम होता है, बैंक से कनेक्ट करना, कार्ड नेटवर्क या UPI सिस्टम से कम्युनिकेट करना, पेमेंट ऑथराइज करना, डेबिट और क्रेडिट प्रोसेस करना. एग्जाम्पल समझो कि आप कार्ड से पेमेंट कर रहे हो, ट्रांजैक्शन सर्विस क्या करेगा,
रिक्वेस्ट करेगा, बैंक तक भेजेगा, बैंक चेक करेगा कि बैलेंस सफिशिएंट है या नहीं है। अगर सब वैलिड है तो पेमेंट ऑथराइज हो जाती है और अमाउंट आपके अकाउंट से डेबिट हो जाता है, और फिर मर्चेंट को कंफर्मेशन मिल जाता है कि हाँ भाई अकाउंट में पैसे आ गए हैं या अकाउंट से पैसे चले गए हैं। ठीक है, दैट्स हाउ इट वर्क्स। अब हम आगे की लेयर की तरफ बढ़ेंगे, दैट इज दिस लेयर, फाइनेंशियल नेटवर्क। देखो फाइनेंशियल नेटवर्क मतलब क्या है, सबसे पहले ये समझो। ये वो लेयर है जहां एक्चुअल मनी होता है, मतलब यूजर के बैंक से मर्चेंट के बैंक तक। इसके स्टेज पे मल्टीपल फाइनेंशियल एंटिटीज इन्वॉल्व होते हैं जो मिलकर ट्रांजैक्शन को अप्रूव या रिजेक्ट करते हैं। अब सबसे पहले वी हैव इज बैंक। देखो बैंक समझो, बैंक क्या, सबसे पहले बैंक जहां से पैसे डेबिट होते हैं। फिर बैंक का रोल क्या होता है, चेक करना कि अमाउंट, अकाउंट में जो अमाउंट है वो सफिशिएंट बैलेंस है या नहीं, यूजर ने ऑथेंटिकेशन वेरीफाई करा है किसी पिन ओटीपी से या नहीं, ट्रांजैक्शन अप्रूव या रिजेक्ट करना है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपने ₹2000 का पेमेंट करा, तो बैंक चेक करेगा कि आपके पास ₹2000 पेमेंट करने के लिए बैंक अकाउंट में ₹2000 है भी या नहीं है। आप किससे पेमेंट कर रहे हो, कार्ड से कर रहे हो, यूपीआई से कर रहे हो, आप जिसको कर रहे हो, जिसका पैसे भेज रहे हो वो वैलिड है या नहीं। तो अगर ये सब सही है तो बैंक प्रॉपर अप्रूव कर देता है और फिर पैसे डेबिट हो जाते हैं आपके अकाउंट से, डेबिट हो जाते हैं, सामने वाले के अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कार्ड नेटवर्क। कार्ड नेटवर्क क्या होता है, देखो ये कार्ड नेटवर्क्स होते हैं जैसे वीजा या मास्टर कार्ड, तो जो बैंक्स के बीच में कम्युनिकेशन अनेबल करते हैं, मतलब ये ब्रिज है डिफरेंट बैंक्स के बीच में। इसका क्या काम होता है, ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट को राउट करना, मतलब इशूइंग बैंक मतलब यूजर बैंक, और एक्वायरिंग बैंक मतलब मर्चेंट का बैंक, यूजर बैंक मर्चेंट बैंक के बीच में कनेक्ट करता है। ऑथराइजेशन प्रोसेस को फैसिलिटेट करता है। जैसे अगर आपका कार्ड एचडीएफसी का है और मर्चेंट का कार्ड आईसीआईसीआई का है, तो वीजा मास्टर कार्ड इंश्योर करेगा कि ये दोनों बैंक आपस में कम्युनिकेट कर सके। दैट्स इट, ओके, दैट्स हाउ इट वर्क्स। अब हमें जाना है आगे एक और लेयर पे। अलाउ मी अ सेकेंड ताकि मैं थोड़ा सा और जूम इन कर लूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। नेक्स्ट थिंग वी हैव इज डेटा एंड स्टोरेज लेयर। देखो आप समझो कि डेटा एंड स्टोरेज लेयर क्या, तो सिस्टम के पास इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है तो वो कहीं ना कहीं इसको स्टोर भी करता होगा। तो ये काम करता है आपका डेटा एंड स्टोरेज लेयर, जो बिजनेस और यूजर दोनों के क्रिटिकल होता है। वाई, इसमें क्या क्या स्टोर होता है पहले ये समझो। ट्रांजैक्शन डिटेल्स मतलब अमाउंट, स्टेटस, टाइम, क्या क्या। यूजर इन्फॉर्मेशन की, यूजर की आईडी, अकाउंट लिंक क्या, ठीक है। पेमेंट इन्फॉर्मेशन की, मास्क करके कार के डिटेल्स और क्या मेथड यूज हुआ था। तो ये डेटा एक स्ट्रक्चर में स्टोर होता है ताकि इजीली क्वेरिएबल हो और आप उसको रिट्राइव कर सको। तो आप 2000 का पेमेंट करते हो तो डेटा स्टोर में क्या क्या स्टोर होता है कि ट्रांजैक्शन आईडी दिस 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 XYZ, अमाउंट ₹2000, स्टेटस सक्सेसफुल, पेमेंट मेथड क्या था, कार्ड था। तो जब आप पेमेंट हिस्ट्री देखते हो तो ये डेटा ही आपको यहाँ से ही फेच होके मिलता है। अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज वी हैव इज लॉग्स। लॉग्स क्या करते हैं, लॉग्स बेसिकली एक डिटेल्ड इवेंट रिकॉर्ड होते हैं जो सिस्टम के अंदर हर स्टेप को ट्रैक कर रहे होते हैं। मतलब क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ लॉग्स में रिकॉर्ड होता है। देखो लॉग्स क्या क्या किस किस चीज के लिए यूज होते हैं, डीबगिंग, इश्यू फाइंड करने के लिए, ऑडिटिंग मतलब कंप्लायंस और ट्रैकिंग के लिए, मॉनिटरिंग सिस्टम बिहेवियर समझने के लिए। एग्जाम्पल समझो इस चीज का, अगर कोई पेमेंट फेल हो जाती है तो लॉग्स में एंट्री मिलेगी कि टाइम फॉर एग्जांपल 10:45 PM, इवेंट क्या हुआ कि पेमेंट फेल हो गई, रीजन क्या था, इनसफिशिएंट बैलेंस था। तो इंजीनियर्स लॉग्स चेक करके क्विकली इशू आइडेंटिफाई कर सकते हैं, देन दे कैन सिंपली टेल कि ये इशू था, इसकी वजह से सारी चीजें हुई है। ठीक है, दैट्स इट। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो डेटा स्टोर है, दिस इज नथिंग बट इट इज द सेम थिंग कि लॉग्स के ऊपर जो और डेटा होता है इट गेट्स सेव्ड इन डेटा स्टोर। दैट्स इट। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम ऑब्जर्वेबिलिटी। ऑब्जर्वेबिलिटी अगेन फिर से वही बात करेंगे हम लोग। हाँ, कल वाली ही बात करेंगे, परसों वाली भी करेंगे, उससे पहले वाली भी करेंगे। वाई, क्योंकि हमने सारी की सारी जो बड़ी चीजें थी ना, जितने भी बड़े टेक सिस्टम थे, हमने उनको डिकोड करना चालू किया, मतलब उसका हमने टेक्नोलॉजी डिकोड करना चालू किया। तो ऑफ कोर्स ये सारी लेयर्स हमेशा इंट्रोड्यूस होंगी
और मैं हमेशा एक ही लाइन बोलूंगी कि सिस्टम को सिर्फ रन नहीं करना होता है, उसको हमेशा ऑन भी रखना होता है, उसको हमेशा आपको रिलायबल भी बनाना होता है। तो वो कैसे कर सकते हो? तो यूजर को कंटिन्यूअसली मॉनिटर भी करना जरूरी है। तो एक छोटी सी कोई फेलियर हो गई तो डायरेक्टली यूजर ट्रस्ट और रेवेन्यू का इम्पैक्ट हो सकता है। इसलिए यहाँ आता है ऑब्जर्वेबिलिटी, मतलब क्या सिस्टम के अंदर क्या क्या हो रहा है और परफॉर्मेंस कैसी हो रही है, हर चीज ट्रैक करना और एनालाइज करना बहुत जरूरी है। अब इस चीज का सबसे पहला पहलू जो है, वाह आज मेरी हिंदी बहुत अच्छी हो गई है, पहला पहलू है एनालिटिक्स। एनालिटिक्स में क्या होता है, ये सिस्टम को इनसाइट्स देता है कि पेमेंट का बिहेवियर समझते हैं कि क्या है, सिस्टम क्या ट्रैक करेगा, कितने पेमेंट्स हो रहे हैं, सक्सेसफुल कितना है, फेलियर कितना है, कौन सा पेमेंट मेथड ज्यादा यूज हो रहा है, यूपीआई कार्ड या क्या, पीक ट्रैफिक टाइम पे कब सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शंस होते हैं। सिस्टम ऑब्जर्व करता है कि 80% ऑफ द यूजर्स आर फॉर एग्जांपल यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं और बाकी के कार्ड यूज कर रहे हैं। फिर बिजनेसेस डिसाइड कर सकते हैं कि आप यूपीआई एक्सपीरियंस को और ऑप्टिमाइज करो आप, या फिर अगर आपके कार्ड के यूजर्स ज्यादा हैं तो आप कार्ड का जो यूजर एक्सपीरियंस है वो एनहेंस करो। देन नेक्स्ट थिंग यू हैव इज दूसरा पहलू वी हैव इज मॉनिटरिंग। देखो ये रियल टाइम में सिस्टम की हेल्थ चेक करता है और इश्यूज डिटेक्ट करता है जैसे ही वो अकर हो रहे हैं। तो सिस्टम कंटिन्यूअसली ट्रैक होता रहता है। अब उसमें क्या क्या ट्रैक होता है ये समझो। एरर रेट, कितनी पेमेंट्स फेल हो रही है उस एक टाइम पीरियड में, रिस्पॉन्स टाइम कितना है कि पेमेंट प्रोसेस करने में कितना टाइम लगा है, फास्ट है स्लो है कितना है। जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई बैंक है उससे के थ्रू ट्रांजैक्शंस होती है एवरी डे इट हैपेंस इन 2 सेकेंड्स, बट टुडे इट इज हैपनिंग इन 2.5 सेकेंड्स। तो ये भी एक एरर रेट है, चलता है वाले सिचुएशन में नहीं है। दैट 0.5 सेकेंड्स इज अ लॉट फॉर अ सिस्टम लाइक दिस। ठीक है, तो फिर उसको सॉल्व करना होता है। देन सर्विस अवेलेबिलिटी, के कोई सर्विस ऐसा तो नहीं है कि डाउन हो गई है। अगर आपका सडनली पेमेंट फेलियर इंक्रीज हो जाता है तो मॉनिटरिंग सिस्टम तुरंत डिटेक्ट करता है कि क्या प्रॉब्लम है और फिर हाई पेमेंट फेलियर ऐसा रेट डिटेक्टेड करके एक मेल चला जाता है। दैट्स इट। अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग हमारी नेक्स्ट चीज की तरफ बढ़ते हैं, विच इज वेब हुक्स। वेब हुक्स क्या होता है? देखो वेब हुक्स क्या होता है ये समझो। ये लेयर इंश्योर करती है कि आपकी जो भी पेमेंट के सिस्टम के बाहर जो भी सिस्टम है, जैसे कोई रियल टाइम अपडेट मिल रहा है जब कोई इवेंट कंप्लीट हो रहा है, तो मतलब पेमेंट सिस्टम सिर्फ इंटरनली काम नहीं करती है, ये एक्सटर्नल एप्लीकेशंस को भी नोटिफाई करता है। तो इसमें वेब हुक आता है। वेब हुक सर्विस करता क्या है एक्चुअली, ये देखो जैसे क्या काम है, एक्सटर्नल सिस्टम्स को ऑटोमेटिकली इन्फॉर्म करना। तो जैसे ही कोई इंपॉर्टेंट इवेंट होता है सिस्टम एक HTTP कॉल करता है, मतलब वेब हुक भेज देता है दूसरे सिस्टम को। ये इवेंट हो सकता है जैसे पेमेंट सक्सेसफुल, पेमेंट फेलियर, रिफंड प्रोसेस्ड। इसका बेनिफिट क्या होता है, एक्सटर्नल सिस्टम को बार बार चेक नहीं करना पड़ता कि पेमेंट हुआ या नहीं, सिस्टम खुद प्रोएक्टिवली बता देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जस्ट सेइंग कि आई एम ट्रांसफरिंग ऐसे 500 रुपीज टू वन ऑफ माई फ्रेंड्स। ठीक है, तो मैंने ट्रांसफर किए। अब एवरी 5 मिनट्स शुड आई जस्ट गो टू माई बैंक स्टेटमेंट इन द ऐप एंड सी के यार 500 रुपए डिडक्ट हुए, मेरा लास्ट बैलेंस ये था तो भी 500 रुपए कम होने चाहिए। शुड आई डू दिस थिंग, या फिर एक वेब हुक के थ्रू मेरे को नोटिफिकेशन आ जाए कि 500 डिडक्टेड, या फिर मेरे को SMS आ जाए। तो दैट इज व्हाट दिस इज अबाउट। तो दैट्स इट। इस तरीके से आपका पूरा का पूरा स्ट्राइप का पेमेंट गेटवे सिस्टम वर्क करता है। दिस इज हाउ इट वर्क्स इंटरनली। सो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब लेट मी जस्ट रिमूव दिस। या सो कैसा लगा आप सभी को आज का सेशन? आई होप समझ में आया होगा। जो भी हमने एक्चुअल रियल वर्ल्ड का सिस्टम कैसे चलता है वो हमने डिकोड किया है आज। एंड अगेन हर किसी को रिप्लाई करना इज नॉट दैट पॉसिबल ऑन लिंक्डइन, सो यू कैन प्लीज ज्वाइन माई व्हाट्सएप कम्युनिटी। लिंक आपको इस लाइव के कैप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, एंड डू गिव अ ट्राई टू AirLine Studio. Yes, it can create these amazing enterprise ready diagrams in just 15 to 20 seconds. एंड कल मिलते हैं फिर से किसी तड़कती भड़कती टेक्नोलॉजी से जिसका आपका भी मन करे कि यार इसको तो डिकोड करके देखते हैं। चलो बाय बाय, सी या, हैव अ नाइस डे।